हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ क्यू वैल्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ डेरिवेशन किए थे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में, जिसको बोलते हैं देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी, देहली अभिक्रिया ऊर्जा। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देहली अभिक्रिया ऊर्जा क्या है, कैसे है, इसका एक डेरिवेशन कैलकुलेट करते हैं और एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। इसका क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। क्या है देहली अभिक्रिया ऊर्जा? देहली अभिक्रिया ऊर्जा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी, देखो क्या है थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी, क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि देर आर टू काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, दो प्रकार के नाभिकीय विक्रियाओं को डिस्कस किया था हमने। एक तो ये था कि एक्सोथर्मिक, एक था एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होते हैं जिनमें क्यू एनर्जी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब रिएक्शन करने के बाद में ऊर्जा मिलती है, एनर्जी निकलती है उसमें। और एक होता है एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी, जिसमें क्या होता है ऊर्जा की जरूरत पड़ती है रिएक्शन करने के लिए। क्या करते हैं, रिएक्शन हो उसके लिए हमारे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो देखो क्या है, सपोज अपने पास में कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो ए है, ये आ रहा है और एक्स पे, मतलब एक सेकेंड, ये आएगा और एक्स के साथ में रिएक्शन करेगा। अब देखो क्या है, जो एक्सोथर्मिक सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, मतलब ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो इसमें ऐसा है कि जैसे मान लो कि यहाँ से एक स्थिर नाभिक था, एक क्या था, एक स्टेशनरी न्यूक्लियस था। यहाँ पर जब ये कण आता है तो ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आएगा ताकि आके टकराएगा इस पे, और टकराएगा, उसके बाद में क्या बनेगा, एक नया वाई बनेगा और बी बन जाएगा। ऐसा होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो ये है कुछ ना कुछ इसकी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, इसके पास में कुछ ना कुछ न्यूनतम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, न्यूनतम गतिज ऊर्जा होनी चाहिए ताकि रिएक्शन हो जाए। अगर इसके पास में वो मिनिमम एनर्जी नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम कुछ ना कुछ एनर्जी की जो जरूरत पड़ती है। अगर ऊष्माक्षेपी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो एनर्जी रिएक्शन हो जाए उसके लिए ये जो पार्टिकल आ रहा है ना, उसके पास में काइनेटिक एनर्जी की एक न्यूनतम वैल्यू होनी चाहिए। उससे कम वैल्यू अगर इस काइनेटिक एनर्जी अगर इसके पास है तो ये इससे टकराने के बाद में भी रिएक्शन नहीं होगा। तो इसके पास में मिनिमम कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, वो एक लिमिट होती है, उतनी होगी ना तभी ये इससे टकराने के बाद में क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा और ये इसमें कन्वर्ट करेगा। तो वो जो मिनिमम एनर्जी है, जो न्यूनतम ऊर्जा है, जितनी उससे वो चल के इसके साथ में टकराने पर ये रिएक्शन हो जाती है, तो ये जो इसकी मिनिमम एनर्जी है उसको बोलते हैं हम लोग देहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब इस रिएक्शन को करवाने के लिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है ना इसकी न्यूनतम गतिज ऊर्जा इस रिएक्शन को होने के लिए कितनी चाहिए, वो एनर्जी इस रिएक्शन के लिए देहली अभिक्रिया ऊर्जा या थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। आई बात समझ में? अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं कि वो कितनी होनी चाहिए। मतलब इसकी मान लो काइनेटिक एनर्जी जो है मिनिमम वो है ETH, कितनी है ETH। तो ये ETH कितनी होनी, TH मतलब थ्रेशोल्ड, E मतलब काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हम लोग E से लिख रहे हैं, K से नहीं लिख रहा हूँ, हर जगह पे E से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ETH जो है, TH मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी इस पार्टिकल की, इतनी अगर लेके आएगा ना तभी ये रिएक्शन होगी। तो इसके लिए ETH का वैल्यू है व्यंजक, इसका व्यंजक निकालना अपने को, इसका एक्सप्रेशन निकालना, ETH का फॉर्मूला कैलकुलेट करना। करें, चलिए देखिए क्या है। मान लो ये पार्टिकल आ रहा है, तो इस रिएक्शन को इस तरीके से सेट करते हैं। देखो A पार्टिकल आ रहा है, ये X के साथ में रिएक्शन करेगा, तो क्या होता है, पहले बीच में कुछ मध्यवर्ती बनता है, मतलब कुछ मीडिएटर बनता है कुछ टाइम के लिए, फिर वो इसमें ब्रेक होता है, ऐसे मानते हैं हम लोग। पहले क्या बनेगा, कुछ नया बन गया, जैसे ये दोनों मिक्स होके एक इंस्टेंट के लिए, बहुत कम टाइम के लिए एक नया
बन गया कुछ, और उसके बाद में ये दोनों बनेंगे y एंड b, ऐसे बन गया। आई बात समझ में? तो ये दोनों बन गए और फिर ये बना। तो देखो इसका तो मास जो था ma था, इसका मास है mx, इसका मास हो गया mc, इसका मास है my और इसका मास कितना है mb। ठीक है, इसका वेलोसिटी va, इसका तो वेलोसिटी 0 था क्योंकि ये स्टेशनरी है। इसका वेलोसिटी mc, इसका वेलोसिटी my और इसका वेलोसिटी mb। अब देखो हम लोग कुछ जुगाड़ करते हैं। बनेगा क्या होगा फाइनली, ये दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा ये, लेकिन हम लोग इस रिएक्शन को इस तरीके से सेट करते हैं, बीच में क्या हो रहा है, ऐसे हम बोल रहे हैं कि बीच में कुछ टाइम के लिए कुछ बन रहा होगा, फिर वो इसमें ब्रेक हो रहा होगा। इस तरीके से हम लोग इसको सेट किए। लास्ट में जाके हम लोग इनके टर्म्स में ही रखेंगे वैल्यूज वापस। अब देखो क्या है, इन दोनों का मास मिलके ये बना है, इसका मतलब इन दोनों का मास इसके बराबर होगा। तो देखो ma प्लस mx इक्वल टू mc के बराबर होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन जो होता है हर रिएक्शन में हर जगह पे अप्लाई होता है। संवेग संरक्षित रहता है, हमेशा संवेग संरक्षित रहता है। तो देखो इन दोनों का जो संवेग है वो इसके संवेग के बराबर होगा, इन दोनों का मोमेंटम इसके मोमेंटम के बराबर होगा, इस पार्टिकल एक पार्टिकल के। तो इसका मोमेंटम होगा ma va और इसका मोमेंटम है 0 क्योंकि इसका तो वेलोसिटी 0 है। इसके मोमेंटम के बराबर रहेगा जो कि क्या होगा mc vc, इसका वेलोसिटी कितना है vc। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ma va इक्वल टू mc vc। यहाँ से अगर मैं vc लिखना चाहूँ तो ये आ गया ma va अपॉन mc। ठीक है, और mc को देखो मैं यहाँ से रिप्लेस करूँ, एक बार इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। यहाँ से mc का वैल्यू मैं ma प्लस mx के टर्म में रखना चाह रहा हूँ। vc ma va ये क्या है, यहाँ से ma प्लस mx इक्वेशन नंबर 3, राइट आ गया, ये vc आ गया। क्लियर है, vc मिल गया अपने को। अब देखो मैं आगे कुछ बात करता हूँ, ये vc आ गया। अब देखो एक दूसरी चीज़, हम लोग Q वैल्यू जानते हैं ना, Q वैल्यू का फॉर्मूला, Q वैल्यू क्या होता है, एक ऐसा होता है ना m इनिशियल माइनस m फाइनल इंटू सी स्क्वायर, ऐसा होता है ना। अगर हम लोग बात करें इसके टर्म में, बट मेरे को इसके टर्म में बात नहीं करना, मैं दूसरे तरीके से बात करना चाह रहा हूँ। एक सेकेंड, Q वैल्यू जो होता है एक तो मास के टर्म में होता है, एक एनर्जी के टर्म में होता है। तो देखो एनर्जी के टर्म में बात करूँ तो यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बात करें तो Q वैल्यू का दो फॉर्मूले थे, एक तो था ये mi माइनस m फाइनल अपॉन इंटू सी स्क्वायर ये था, और एक क्या था e y प्लस ई बी माइनस ई ए, ये फॉर्मूला था ना। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ई वाई प्लस ई बी माइनस ई ए, राइट। आगे देखिए मेरे पास में हो गया 1 2 3, 3 इक्वेशन हो गए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कर रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, देखो एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे अभी मान के चल रहे हैं, क्या करना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ना इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के अगर मैं बराबर मान लूँ, मतलब इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी की इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी, तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी किसकी, ई सी की काइनेटिक एनर्जी किसकी, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी ई वाई प्लस ई बी की काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो रहा है देखो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कर दूँ तो देखो ई वाई प्लस ई बी ई सी के बराबर आ गया क्या, ई सी माइनस ई ए। यहाँ से इन दोनों का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, ठीक है। इसको मैं माइनस को इधर देखो, इधर से माइनस कॉमन ले लिया तो ई ए माइनस ई सी, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आप ऐसे समझ लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ई ए पॉजिटिव हो गया, ई सी नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब देखो माइनस क्यू इक्वल टू ई ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या होगा 1/2 एम ए वी ए स्क्वायर, और ये क्या होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी, तो एम सी वी सी का स्क्वायर, ये होगा। वी सी का वैल्यू अपने पास में है, ये रहा ऑलरेडी,
तो देखो 1/2 ma va का स्क्वायर माइनस 1/2 mc vc का वैल्यू ma स्क्वायर va स्क्वायर अपॉन ma प्लस mx का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। vc का वैल्यू रखा। अब देखो हम लोगों को एक चीज़ पता है, mc का वैल्यू क्या है, mc है, कहाँ गया, ma प्लस mx, mc क्या है, ma प्लस mx। तो यहाँ पर देखिए 1/2 फर्स्ट टर्म तो ऐसे कैसे हो गया एज इट इज़, mc का वैल्यू है ma प्लस mx, ये ma स्क्वायर आ गया, va स्क्वायर हो गया अपॉन ma प्लस mx का होल स्क्वायर, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बचा 1/2 ma va स्क्वायर माइनस 1/2 ma स्क्वायर va स्क्वायर अपॉन, ये एक तो बच ही गया ना, स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, बट एक टर्म तो बच ही गया। ये क्या चल रहा है, ये माइनस क्यू चल रहा है भैया, ये माइनस क्यू चल रहा है। ये देखो 1/2 ma va का होल स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे कुछ टर्म रह रहा है, हाँ ये आ गया, ये कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा ma अपॉन ma प्लस mx, राइट। इसमें देखो माइनस क्यू 1/2 ma va स्क्वायर, इसमें देखो एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा ma प्लस mx माइनस ma अपॉन ma प्लस mx, ये कैंसिल आउट हो गया, mx बचा 1/2 ma va स्क्वायर mx अपॉन ma प्लस mx, ठीक है। ये माइनस क्यू, ये वाला जो टर्म है ना, ये क्या है, कोई बता सकता है मुझको, व्हाट इज दिस। ये काइनेटिक एनर्जी है ना ए पार्टिकल की, और इस काइनेटिक एनर्जी ए पार्टिकल जो इधर से आ रहा था, इनकमिंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, इसी को तो हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे थे, ई थ्रेशोल्ड, और ये रह गया mx अपॉन ma प्लस mx, और हमको ई थ्रेशोल्ड चाहिए था, तो ई थ्रेशोल्ड आ गया अपने पास में माइनस क्यू ma प्लस mx अपॉन mx। ये सेम डेरिवेशन मैथमेटिकल फिजिक्स में हम लोग सेकेंड ईयर के अंदर भी डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स आप जहाँ पे भी पढ़ते हो उसके अंदर भी यही डेरिवेशन आता है सेम, और ई थ्रेशोल्ड पढ़ते हैं वहाँ पे एक दूसरे टर्म में भी और कैलकुलेट करते हैं, बट एक चीज़ ये भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। ये हो गया दहली ऊर्जा, मतलब दहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या मतलब रहा कि आप जो यहाँ से पार्टिकल भेज रहे हो ना, जो यहाँ पे जाके इस एक्स न्यूक्लियस से टकरा के कॉलिजन करके क्या करेगा, काइनेटिक रिएक्शन को करवाएगा, तो ये इस पार्टिकल के पास में उतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी। अगर उतनी एनर्जी है जितने फॉर्मूले से वो हम लोग कैलकुलेट, उतनी अगर एनर्जी होगी ना तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है उससे ज़्यादा होगी ना उसके पास तो हो जाएगी आराम से, बट मिनिमम उतनी तो होनी चाहिए। उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या दहली ऊर्जा। तो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मेक हैपन दी न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया को संभव बनाने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है, इसकी न्यूनतम आवश्यक काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दहली ऊर्जा। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। क्लियर है? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इसी को यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, ओके।